गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं प्रमोशन हेल्थ का सेकंड यूनिट, जो कि है लेसन नंबर 2, पोषण संबंधी समस्याएं, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स। तो पोषण से होने वाली कमियां, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आहार में एक या एक से अधिक, ठीक है, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी को न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कहते हैं। यह कमी क्वालिटी अथवा मात्रा, क्वांटिटी के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब कि पोषण जो है वो एक या एक से अधिक अगर आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है। और ये जो डेफिशिएंसी होती है ये इसकी या तो क्वालिटी में कमी हो या फिर इसकी क्वांटिटी में, मतलब या तो इसकी क्वालिटी अच्छी ना हो या फिर इसकी मात्रा अच्छी ना हो। ठीक है, तो ये कमी आपको हो सकती है, हो जाती है। टाइप ऑफ कॉजेज ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के टाइप्स क्या हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्राइमरी डेफिशिएंसी, यह एक या एक से अधिक पोषक तत्वों में कमी होने के कारण होती है। ठीक है, जो प्राइमरी डेफिशिएंसी है वो एक या एक से अधिक तत्वों में अगर कमी है तो आपको प्राइमरी डेफिशिएंसी होगी। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, अशिक्षितता और अंधविश्वास। ठीक है, अगर आपकी जनसंख्या ज्यादा है, खाने के लिए आपके पास पौष्टिक आहार नहीं है, प्रॉपर क्वांटिटी नहीं है, तभी भी आपको ये देखने को मिलेगी। और अगर गरीबी आरक्षित है, ठीक है, अगर कोई बहुत गरीब है, खाना नहीं खा पा रहा है, तो भी ये आपको देखने को मिलेगी। अंधविश्वास, ठीक है, कि हमें लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, हमें मूली नहीं खाना, गाजर नहीं खाना, अगर इस टाइप के भाई अंधविश्वास होता है तो वहाँ पे भी ये देखने को मिलती है। खाद्य पदार्थों का कम आपूर्ति, मतलब आपको खाना आपके घर के हिसाब से, मेंबर्स के हिसाब से पूरा नहीं हो पाना, ये भी एक इसका टाइप है। खाद्य पदार्थों का कम उत्पादन, प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की कमी, औद्योगिक कारण के दुष्प्रभाव, स्वास्थ्य वातावरण। ये कुछ प्रमुख इसके क्या है, टाइप है डेफिशिएंसी की, कि अगर जनसंख्या में वृद्धि हो गई तभी भी आपको खाना नहीं मिलेगा, गरीबी अशिक्षा हो गई तभी भी आपको अगर खाना नहीं मिलेगा, अंधविश्वास है तभी भी नहीं मिलेगा, आपको शिक्षा नहीं है आपको क्या क्या खाना चाहिए क्या क्या नहीं खाना चाहिए, आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है, तभी भी आपको ये कमी हो सकती है। खाद्य पदार्थों की पूर्ति कमी नहीं हो पा रही है, खाद्य के पदार्थों के लिए आपके पास प्रॉपर जमीन नहीं है, कृषि नहीं है। ठीक है, कुछ औद्योगिक कारण है कि आप इतना अच्छा नहीं कमाते हैं जितना आपको खाने के लिए चाहिए, ये, और आपका वातावरण। ठीक है, ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं किसके, आपके डेफिशिएंसी के। किसकी डेफिशिएंसी के? न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के। आगे हम देखेंगे कि सेकेंडरी डेफिशिएंसी क्या होती है। सेकेंडरी डेफिशिएंसी पोषक तत्वों की मात्रा एवं गुणवत्ता उपयुक्त होने के बाद भी उसके उपयोग में व्यवधान, रुकावट के कारण उत्पन्न होने वाली कमी को सेकेंडरी डेफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, आपके पास भोजन भी है, उपयुक्त भोजन भी है, पौष्टिक भोजन भी है, लेकिन फिर भी आपको क्या हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है। क्यों हो रही है? पाचन की समस्या है, आपको आपका पाचन अच्छे से नहीं होता, अपशोषण में रुकावट होता है, बीमारियां हैं, उत्सर्जन में बढ़ोतरी होना। तो पाचन की समस्या होना, अपशोषण में रुकावट होना, बीमारियां होना, उत्सर्जन में बढ़ोतरी होना, ये कुछ मेन कारण है जिनकी वजह से आपके पास खाना होने के बाद भी आपका न्यूट्रिशन में कमी रह जाती है। कुपोषण किसे कहते हैं? ठीक है, माल न्यूट्रिशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको माल न्यूट्रिशन, हिंदी में बोलते हैं कुपोषण। कुपोषण की परिभाषा क्या है? देखिए, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न हुई रोग अवस्था को कुपोषण कहते हैं। मतलब एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता होने के कारण, अगर कमी होगी तभी भी आपको कुपोषण हो जाएगा और अधिकता होगी तभी भी आपको कुपोषण हो जाएगा। कुपोषण के दो प्रकार होते हैं, अल्प पोषण और अति पोषण। ठीक है, कुपोषण के दो प्रकार होते हैं। इसके बाद देखिए, कुपोषण के कारण क्या है? महिलाएं, साक्षरता कम होना, महिलाओं में साक्षरता नहीं है इसलिए वो अपने बच्चों को अच्छा पोषण नहीं दे पाती है। व्यक्ति का रोग व संक्रमणों से ग्रस्त होना, जनसंख्या में वृद्धि होना, खाद्य पदार्थों का कम उत्पादन होना, पोषण शिक्षा का अभाव होना, गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षित होना। ये कुछ मेन कारण है कि भाई महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है तो उन्हें जानकारी नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है। व्यक्ति को कोई रोग लग गया है जिसकी वजह से वो अगर हेल्दी खाता भी है तो वो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। जनसंख्या वृद्धि, खाद्य पदार्थों का कम उत्पादन, पोषण शिक्षा का अभाव। ठीक है, इसके बाद कुपोषण का परिणाम क्या होगा? देखिए, कुपोषण जनित रोग है, काविस्कर, मैरास्मस, एनीमिया, घेंगा हो जाता है। ठीक है, कुपोषण की वजह से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? काविस्कर, मैरास्मस, एनीमिया और घेंगा। विटामिन व खनिज की कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक है, ये कैसे रोग हैं? विटामिन और खनिज की होने वाली कमी से रोग हैं। मातृ अथवा शिशु मृत्यु दर अधिक होता है, माता और शिशु का जो मृत्यु दर है वो अधिक हो जाता है अगर इनकी कमी हो तो। बच्चे की वृद्धि तथा विकास कम होता है, राष्ट्रीय के स्वास्थ्य स्तर में गिरावट आती है। तो ये कुछ कुपोषण के क्या है?
परिणाम है। कुपोषण को सुधार करना कैसे, उससे बचाव करना चाहिए। तो परिवार को कुशल शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। पोषण संबंधी आदतों, गलत मान्यताओं को दूर कर अच्छी आदतें अपनाना हेतु परिवार व व्यक्ति को प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, महिला महिला साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए। टीकाकरण को प्रोत्साहन देना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए। खाद्य पदार्थ, कृषि उत्पादक, दुग्ध उत्पादन की उपलब्धता बढ़ानी चाहिए। गरीब रेखा को नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को आहार हेतु विशेष सहायता प्रदान करनी चाहिए। मतलब कि जो गरीब रेखा से नीचे है, नीचे व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनकी आपको क्या करनी है, हेल्प करनी है। कैसे हेल्प करनी है, उन्हें पौष्टिक आहार देके उनकी हेल्प करनी है। ठीक है, इसके बाद जो आपके परिवार वाले हैं, जो जिनको जानकारी नहीं है कि पौष्टिक आहार क्या होता है, उनको आपको पौष्टिक आहार प्रदान कराना है। इसके बाद गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को, व्यक्ति को आहार हेतु विशेष प्रकार की सहायता करनी है। अगर आप किसी गरीब को खाना खिला देंगे तो उसका आहार कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माध्यम पोषण आहार कार्यक्रम अथवा पूरक आहार कार्यक्रम प्रोग्राम के क्रियान्वयन पर जोर देना चाहिए। WHO, यूनिसेफ, विश्व बैंक द्वारा संचालित कार्य को सफलता बनाना चाहिए। पोषण शिक्षा हेतु जनसंचार माध्यम का उपयोग करना चाहिए। ये सारे काम आपको करने हैं अगर आपके आसपास कहीं कुपोषण है उसको दूर करने के लिए। इसके बाद देखिए, हम देखते हैं कि PEM क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भारत की प्रमुख समस्याओं में से एक है। यह मुख्यतः 1 से 3 वर्ष के बच्चों को प्रभावित करती है। पीएम के कारण, पीएम मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के कारण बच्चों को मानसिक तथा शारीरिक विकास कम हो जाता है। यह शिशु मृत्यु दर तथा बीमारी की दर का प्रमुख कारण है। पीएम के अंतर्गत 2 रोगों को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें क्या होता है कि शरीर की जो है वो विकास कम हो जाता है, शरीर का विकास कम हो जाता है। शिशु मृत्यु दर और माता मृत्यु दर जो है वो अधिक हो जाता है। ठीक है, 1 से 3 साल के बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। इससे होने वाली 2 बीमारियां कौन कौन सी है, एक है आपका काविस्कर। ठीक है, कॉविस्कर, इंग्लिश में भी कॉविस्कर बोलते हैं, हिंदी में भी कॉविस्कर। तो प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां कॉविस्कर कहती हैं, जो प्रोटीन की कमी से होती है। ठीक है, जो जिसके शरीर में प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को हम कॉविस्कर कहते हैं। इससे बच्चों का विकास रुक जाता है। क्या क्या लक्षण है कॉविस्कर के, तो शारीरिक सूजन होगा, वजन कम होगा, बच्चा चिड़चिड़ाहट हो जाता है, बाल आसानी से झड़ने लगते हैं, भूख कम लगती है, हाथ पैर में सुन्न पड़ जाते हैं। ये क्या है, ये काविस्कर के लक्षण है। अगर ऐसे लक्षण आपके बच्चे में दिख रहे हैं तो उसको काविस्कर बीमारी हो सकती है। अब देखिए, दूसरा होता है मरासमस। मरासमस में क्या होता है, देखिए बच्चों में यह रोग ऊर्जा या कैलोरी की कमी के कारण होता है। लक्षण क्या है, पेशियों की अत्यधिक क्षति होती है, बच्चों में सिर्फ त्वचा और हड्डियों ही दिखाई देती हैं, वजन अत्यधिक कम हो जाता है, त्वचा पर झुर्रियां दिखाई देने लगती है। ये है मरासमस की। ठीक है, ये इसमें जो होता है ये आपका मंकी लाइक फेज होता है, जैसे मंकी का होता है ना, सिकुड़ा हुआ फेज पतला सा, वैसे। और वहीं मरासमस में देखिए तो मून लाइक फेज होता है, वो काविस्कर में, सॉरी, मून लाइक मतलब चंद्रमा, फूला हुआ, बहुत ज्यादा मोटा, सूजन जैसा दिखाई देता है। कारण क्या है इसके, देखिए मरासमस के, तो पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण आहार का सेवन नहीं करना, एक तो यही कारण है। फिर है परिवार का आकार बड़ा होना, बेरोजगारी होना, अशिक्षा होना, जागरूकता का अभाव होना, जनसंख्या वृद्धि होना। ये क्या है, इसके प्रकार है। ठीक, इसके बाद देखिए उपचार क्या करेंगे, ट्रीटमेंट। तो गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण प्रदान करेंगे, बच्चों को 6 महीने तक स्तनपान करवाएंगे, बच्चों को विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन से बचाएंगे, कुपोषण से पीड़ित बच्चों को पूरक आहार देंगे, संक्रामक बीमारियों के प्रति वैक्सीनेशन कराएंगे, दस्त का उपचार कराना चाहिए। ठीक है, ये आपको किस में कराने हैं, इसके ट्रीटमेंट में कराने हैं जी। इसके बाद आपको जीरोप्थेल्मिया, ठीक है, जीरोप्थेल्मिया बीमारी होती है। तो क्या होता है जीरोप्थेल्मिया, यह रोग विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें आंखें सूखी दिखाई देने लगती हैं, अतः इसे शुष्क नेत्र भी कहते हैं। यह रोग मुख्यतः 1 से 3 साल तक के बच्चों में पाया जाता है। भोजन में विटामिन ए युक्त पदार्थों का सेवन नहीं करने से जीरोप्थेल्मिया हो जाता है, मतलब आंखों में कमी हो जाती है। इसका उपचार क्या है, देखिए विटामिन ए की कमी होने पर 5,000 से 10,000 माइक्रोग्राम विटामिन ए की ओरल डोज देते हैं। बच्चों को विटामिन ए युक्त भोजन का सेवन कराना चाहिए। बच्चों को 6 वर्ष तक प्रत्येक 6 माह के अंतराल में विटामिन ए की खुराक देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आंखों की बीमारी है। ठीक है, ये आंखों की बीमारी है जीरोप्थेल्मिया, तो इसमें विटामिन ए की कमी से ही बीमारी होती है, इसलिए आपको विटामिन ए की खुराक इसमें देनी है। और क्या करेंगे, तो देखिए बच्चों को पीईएम मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, अतिसार,
सोशल संक्रमणों के से बचाना चाहिए, माता पिता को पोषण की शिक्षा की जानकारी देना चाहिए, राष्ट्रीय विटामिन ए रोग रोधक कार्यक्रम का प्रभावी रूप से संचालन करना चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिशनल एनीमिया क्या होता है? पोषण रक्त अलापता, वुमेन में यह पाया जाता है न्यूट्रिशनल एनीमिया। तो यह क्या होता है? देखिए, यह बीमारी वुमेन में होती है। एनीमिया वह शारीरिक स्थिति है जिसमें हीमोग्लोबिन मात्रा एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण सामान्य लेवल से कम हो जाता है। तो जिसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, मतलब आपका ब्लड लेवल कम हो जाता है वुमेन में, उसी को हम न्यूट्रिशनल एनीमिया कहते हैं। और एक इसकी वजह से होता है, खाने की वजह से होता है। कॉजेस क्या है न्यूट्रिशनल एनीमिया के? देखिए, आयरन तथा लोहे तत्व की कमी, फोलिक एसिड व विटामिन B12 की कमी के कारण, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन तथा असंतुलित आहार लेने के कारण, आयरन की शरीर से अत्यधिक मात्रा में हानि होने के कारण, मासिक धर्म होने के कारण, आरबीसी तथा एचबी का निर्माण कम होने के कारण, ये इसके कॉजेज हैं, ये इसके कारण हैं जो कि ब्लड जो है वो कम होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए लक्षण, चक्कर आना, कमजोरी होना, सांस लेने में कठिनाई होना, दम घुटना, त्वचा में पीलापन आना, भूख नहीं लगना, हाथ पैरों में चुभन या महसूस होना, गर्भावस्था में एनीमिया के कारण बच्चों और माता की मृत्यु दर तथा बीमारी की दर बढ़ जाना, कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, गंभीर अवस्था में महिला की मृत्यु हो जाती है। ये क्या है इसके लक्षण? अगर गंभीर अवस्था होगी एनीमिया की तो माता की मृत्यु हो जाएगी, उसको थकावट महसूस होगी, कार्य करने में मन नहीं लगेगा, एनीमिया के कारण बच्चा कमजोर होगा, भूख नहीं लगेगी और खून की कमी होने के कारण ऑक्सीजन सप्लाई पूरी नहीं हो पाएगी और हाथ पैरों में सूजन होगी और चुभन होगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं उपचार की। तो देखिए, पीड़ित महिलाओं को आयरन की 200 मिलीग्राम की गोलियां देने में 3 बार कमी पूरी होने तक देना है। ठीक है, भोजन में आयरन युक्त पदार्थों का सेवन करना है, आहार की आदतों में परिवर्तन करना चाहिए, पोषण शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को जागरूक कराना चाहिए। ये उपचार है इसके। आयोडीन अल्पत्ता विकार, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या होता है? देखिए, भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होने से उत्पन्न विकारों को आयोडीन अल्पत्ता विकार कहते हैं। लक्षण क्या है इसके? देखिए, भोजन में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, इसमें गले में सूजन उत्पन्न हो जाती है, थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ने पर श्वास नली पर दबाव पड़ता है तथा श्वसन में बाधित होती है। गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से मानसिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों का जन्म होता है, उनकी त्वचा मोटी, कद बौना और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, पीड़ित व्यक्ति में बाल शुष्क हो जाते हैं, त्वचा पीली तथा आवाज में भारीपन नजर आता है। उपचार क्या है इसके? देखिए, उपचार अगर हम देखेंगे तो आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए और क्या करना चाहिए? आयोडीन का सेवन तथा इससे होने वाले रोगों के बारे में लोगों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बेरी देखिए, थायमिन की कमी से मनुष्य में बेरी रोग हो जाता है। इस रोग में धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक कमजोरी बढ़ जाती है तथा रोग की हृदयाघात से मृत्यु हो जाती है। यह रोग पॉलिश किए हुए चावल खाने से होता है। अब देखिए बेरी रोग, तो थायमिन की कमी से मनुष्य में बेरी रोग हो जाता है। इस रोग में धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक कमजोरी बढ़ती जाती है तथा रोग की हृदयाघात से मृत्यु हो जाती है। यह रोग पॉलिश किए हुए चावल खाने से भी हो जाता है। बेरी ठीक है, बेरी में क्या हो जाता है? थायमिन की कमी हो जाती है और इस रोग से शारीरिक और मानसिक कमजोरी बढ़ जाती है, हृदयाघात होने का डर रहता है, मृत्यु तक हो जाती है बेरी से। बेरी दो से तीन प्रकार के होते हैं। शुष्क बेरी, ड्राई बेरी बोलते हैं इसे। इसमें भूख कम होना शुरू हो जाता है, हाथ पैरों में सुन्नीपन और कंपकपी आना शुरू हो जाता है, मांसपेशियों की कमजोरी तथा चलने में कठिनाई शुरू हो जाती है। इसके बाद देखिए आर्द्रता, आर्द्र बेरी, वेट बेरी, पैरों में सूजन आना, पेडिमा, सांस लेने में तकलीफ होना, हृदय का आकार बड़ा होना। ठीक है, इसमें आर्द्र बेरी में, वेट बेरी में ऐसे आपको सिम्टम दिखाई देंगे। उसके बाद शिशु की बेरी, ठीक है, शिशु की बेरी मतलब इन्फेंट में कैसा होता है बेरी, तो इसके आरंभ लक्षण होते हैं जैसे बेचैनी आना, नींद आना, भूख में कमी होना, रोगियों की धड़कन बढ़ना तथा सांस लेने में कठिनाई होना। यदि समय पर इलाज ना किया गया तो रोगी की जान भी जा सकती है, इसमें ये देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए उपचार क्या है इसके? उपचार देखिए, तो उपचार देखेंगे तो इंजेक्शन थायमीन देंगे इसको 25 mg IM देंगे 1 सप्ताह तक। 1 सप्ताह के बाद टैबलेट थायमीन रोग के सही होने तक देंगे 10 मिलीग्राम। इसके बाद विटामिन बी युक्त आहार देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए स्कर्वी रोग, ये इसका इलाज था किसका? बेरी का। स्कर्वी रोग देखिए, स्कर्वी रोग में स्कर्वी जो है आपकी क्या होती है? स्कर्वी रोग देखिए,
विटामिन सी की कमी से होने वाले रोगों को स्कर्वी रोग कहते हैं। ये बच्चों व वयस्कों में होते हैं। अगर विटामिन सी की कमी से कोई रोग हो रहा है तो उसे स्कर्वी रोग कहते हैं। बच्चों में, शिशुओं में इन्फेंटाइल्स स्कर्वी रोग कैसे होते हैं? देखिए, भूख कम लगती है, बेचैनी होती है। जब शिशुओं के हाथ पैर हिलाए जाते हैं तो वे रोने लगते हैं। लंबी हड्डियों के सिरों पर सूजन आ जाती है। मसूड़े फूल जाते हैं। बच्चों में ऐंठन आ जाती है, जिससे कभी कभी मृत्यु तक हो जाती है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इसमें ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। वयस्कों में स्कर्वी रोग देखिए, सामान्य कमजोरी आना, फूले हुए मसूड़ों को खून बहना, दांतों का ढीला होना, हिलना, वजन कम होना, ये विटामिन सी की कमी से अडल्ट में होने वाले रोग हैं। इसके बाद देखिए उपचार। इन्फेक्शन, एस्कॉर्बिक एसिड 1 सप्ताह तक 100 mg IM देना है। विटामिन सी की टैबलेट देनी है 500 mg की, पर 1 महीने तक विटामिन सी युक्त आहार का सेवन करना है। ठीक है। इसके बाद देखिए आपका फ्लूरोसिस। ठीक है, फ्लूरोसिस क्या होता है? तो पानी में फ्लूरोसिस की मात्रा 1 से 3 मिलीग्राम लीटर से अधिक होने पर क्षेत्रीय लोगों में फ्लूरोसिस नामक रोग हो जाता है। यह रोग पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और केरल में अधिकता से पाया जाता है। क्या? एक 1.3 पानी में फ्लोरीन की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो यह रोग हो जाता है फ्लूरोसिस। ठीक है। डिजीज कोज क्या है इसका? बाई 2 टाइप्स के होते हैं, टीथ फ्लूरोसिस और स्केलेटन बोन फ्लूरोसिस। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। टूथ मतलब दांतों का फ्लूरोसिस होता है, और एक बोन का और स्केलेटन का फ्लूरोसिस होता है। तो टीथ के फ्लूरोसिस में देखिए लक्षण क्या होते हैं? दांतों में सफेद धब्बे पड़ जाते हैं, उसकी चमक कम हो जाती है। अगर इंसान फिर भी इसका उपयोग कम नहीं करता तो सफेद धब्बे पीले धब्बों में बदल जाते हैं। दांतों के एनेमल में छेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से पाइलेरिया होने का खतरा रहता है। मतलब दांतों में क्या हो जाता है? छेद हो जाते हैं, दांत पीले पड़ जाते हैं, और पायरिया होने का चांस दांतों में बढ़ जाता है। ठीक है। अब देखिए इसके स्केलेटन बोन में क्या होगा? तो स्केलेटन बोन में बैक पेन होता है, गर्दन में अकड़न शुरू हो जाती है, तथा गर्दन मोड़ने पर परेशानी होती है, पेशियां अकड़न शुरू हो जाती है। ठीक है, फ्लोरोसिस की कमी होने से स्केलेटन में, मतलब रीढ़ की हड्डी में। इसके बाद देखिए इसके ट्रीटमेंट क्या होंगे? तो मिनरल वाटर का प्रयोग करना चाहिए। पानी को उबालकर उसका शुद्धिकरण करके पानी पीना चाहिए। रासायनिक क्रियाओं के द्वारा फ्लोरीन की मात्रा को कम करना चाहिए। डी फ्लूरिडेशन, ठीक है, फ्लोरिडेशंस करके पानी में फिटकरी और चूना डालकर 10 मिनट तक चलाकर उसको साफ बर्तन में छानना चाहिए। इसके बाद पेलेग्रा। ठीक है, पेलेग्रा में क्या होना चाहिए? विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है, जिसके तात्पर्य होता है कि भद्दी त्वचा। भारत में ये बीमारी मक्का व ज्वार में पाए जाने वाले ल्यूसिन की वजह से होती है। लक्षण, इसके 4 प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। 4 प्रकार के: डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डेथ। ठीक है, डायरिया मतलब भूलना, डर्मेटाइटिस स्पीच लॉस होता है, लो मेमोरी होती है, कंसंट्रेशन लेस होता है। ठीक है, इससे ये बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। डर्मेटाइटिस क्या होता है? त्वचा में बदलाव, स्किन चेंजेस होता है, खुजली होती है, त्वचा में इचिंग होती है, लाल धब्बे पड़ जाते हैं और सूजन आ जाती है, डर्मेटाइटिस। ठीक है, इसके बाद डर्मेटाइटिस में मनोभ्रंश क्या होता है? मतलब उसके दिमाग में क्या असर पड़ता है? तो डिप्रेशन में जाता है पेशेंट, हेडेक रहता है उसे, लो मेमोरी रहती है, लो कंसंट्रेशन रहता है, और स्पीच लेस, बोलने में समस्या होती है। ये जो है डिमेंशिया के ये कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, डिमेंशिया के कॉम्प्लिकेशंस। इसके बाद देखिए ट्रीटमेंट क्या है इसके? तो ट्रीटमेंट की जब हम बात करेंगे तो विटामिन B3 युक्त आहार का सेवन करना चाहिए, जैसे कि फिश, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज और हरी सब्जियां, बादाम। इंजेक्शन निकोटिनामाइड 50 mg IM BD 2 टाइम्स इन ए डे, 1 सप्ताह तक आपको देना है। मतलब इंजेक्शन निकोमाइटिन 50 mg आपको दिन में 2 बार डेली देना है। कब तक? 2 सप्ताह तक देना है। टैबलेट निकाटीनेमाइड 100 mg ओरली BD 2 से 3 सप्ताह तक आपको देना है निकोटिनामाइड। ठीक है, 100 mg देना है। इसके बाद रिकेट्स देखिए, विटामिन D, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के एब्जॉर्ब करने की मदद करता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियों में कैल्शियम तथा फॉस्फोरस की लेवल कम हो जाता है, जिससे रिकेट्स नामक बीमारी का जन्म होता है। यह बीमारी 6 माह 36 माह के बच्चों में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद इसके कॉजेस क्या है? कारण, तो विटामिन डी की कमी से अनुवांशिक कारक, जेनेटिक फैक्टर। लक्षण, हड्डियों में दर्द होना, बोन पेन होना, हड्डियों की शोध धीमी होना, पैर टेढ़ा हो जाना, इसके कॉज है। ठीक, इसके बाद देखिए मसल्स वीकनेस होना। ठीक है, क्या है? मसल्स वीकनेस होना, हड्डियां जल्दी जल्दी टूटने लगती हैं, रिब्स का साइज
बदल जाता है, पसलियाँ बदल जाती हैं। निदान क्या है इसके, मतलब इसका उपचार क्या है? ब्लड टेस्ट कराएंगे, कैसे पता करेंगे कि आपको ये बीमारी हुई है? तो ब्लड टेस्ट कराएंगे, ठीक है, चेक करेंगे लेवल ब्लड और कैल्शियम का, एंड एक्सरे कराएंगे। ट्रीटमेंट क्या है देखिए, ट्रीटमेंट की जब हम बात करेंगे तो विटामिन डी युक्त आहार लेना चाहिए, विटामिन डी युक्त सप्लीमेंट लेना चाहिए, सनलाइट में बैठना चाहिए, ये इसके उपचार है विटामिन डी के। ठीक है, इसके बाद देखिए लैथरिज्म, ठीक है, लैथरिज्म एक बीमारी है, तो यह जानवरों में तथा मानव में लकवा करने वाले रोग हैं। यह रोग मुख्यतः वयस्क मानकों में पाया जाता है। यह रोग अरहर की दाल के अत्यधिक सेवन से होता है। ठीक है, अरहर की दाल जो होती है उसकी बहुत ज्यादा सेवन करने से लैथरिज्म बीमारी हो जाती है। भारत में यह रोग मध्य प्रदेश तथा बिहार में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर खेसरी दाल का उत्पादन काफी मात्रा में किया जाता है। खेसरी दाल में लेथाइरस साइटवस, ठीक है, लेथाइरस सटाइवस नामक पॉइजन पाया जाता है। पॉइजन मतलब जहर पाया जाता है, जो कि मनुष्य के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद इसके लक्षण क्या है देखो, पैरों में कमजोरी आना, चलने फिरने में परेशानी होना, हाथ पैरों का कांपना, मांसपेशियों में खिंचाव होना। इसके 4 अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज क्या होगी, लड़खड़ाकर चलना, सेकंड होगी एक छड़ी के सहारे चलना, थर्ड स्टेज होगी 2 छड़ी के सहारे चलना, फोर्थ स्टेज होगी सर्कुलिंग स्टेज, मतलब घुटनों के बल चलना। ये इसकी 4 स्टेज होती हैं। उपचार क्या है इसके देखिए, यह बीमारी की खेसरी दाल का कम सेवन करना चाहिए, लोगों को खेसरी दाल से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक करना चाहिए, सिटिंग मेथड से दाल को शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद देखिए स्टीफिंग, पानी को उबालकर उसमें 1 आवर तक दाल को भिगोना चाहिए तथा उसको साफ पानी में छानकर उसका उपयोग करना चाहिए। पूरक आहार, सप्लीमेंट्री फूड, माँ के दूध के अलावा बच्चों को दिए जाने वाला आहार पूरक आहार कहलाता है। 6 माह के बाद निम्न स्थितियों में बच्चे को अतिरिक्त आहार दिया जाना जरूरी है। जब माँ का दूध शिशु को पोषक के लिए पर्याप्त ना हो उस समय पे, ठीक है, बच्चों का वजन ना बढ़ना, अगर दूध पिलाने के बाद भी बच्चा भूखा रहे, अगर दूध पिलाने के बाद भी बच्चा भूखा रहे तब ये होगा। 6 माह से अधिक उम्र का बच्चा, भारत के स्तनों में संक्रमण होना, ठीक है, माता के स्तनों में संक्रमण होना, माता को गंभीर बीमारी होना, ये इसके मुख्य क्या है, सप्लीमेंट फूड है। इसके बाद देखिए पूरक पूरक आहार के स्वरूप, ठीक है, फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट फूड क्या है। तो 6 से 8 माह के बच्चों को तरल पदार्थ देना है, सब्जियों का सूप, दाल व चावल का पानी देना है, फलों का रस देना है। 9 से 11 माह के बच्चे को सेमी सॉलिड डाइट, उबली हुई सब्जियां देनी है, आलू मसल के देना है, पतला दलिया और मैश बनाना है। 12 से 23 माह के बच्चे को, ठीक है, सॉलिड डाइट देनी है, चपाती, पके हुए चावल, फल, बिस्कुट आदि देने हैं। रोल ऑफ एनम क्या होगा, माँ व बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए एनम का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। पोषणीय स्तर आकलन करता है, न्यूट्रिशनल स्तर असेसमेंट क्या करता है, आकलन। पोषण स्तर कैसे आकलन होता है, स्तनपान कराने में असमर्थ माताओं तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के शिशुओं की जानकारी रखना, कम ऊंचाई तथा कम वजन के बच्चों को जिनकी ऊंचाई कम है, जिनकी हाइट कम हो रही है और वजन भी कम हो रहा है, उन्हें चिन्हित करना है ताकि उन्हें कुपोषण से बचाया जा सके। पूरक आहार की आवश्यकता वाले शिशुओं का पता लगाना है, बच्चों के लिए संपूर्ण पोषक आहार तथा उसका पूरा न्यूट्रिशन का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद पूरक आहार सलाहकार, सप्लीमेंट फूड काउंसलिंग क्या होती है, माता को पूरक आहार का महत्व बताना है। ठीक है, इसके बाद पूरक आहार का चयन करने हेतु माता की मदद करनी है। पूरक आहार की मात्रा तथा संख्या के बारे में माता को समझाना है। बच्चों के लिए विशेष रूप से पूरक आहार को बचाने की विधियों के बारे में माँ को समझाना है। आयु वर्गों के अनुसार पूरक आहार का चयन करना है। ठीक है, हर आयु वर्ग के हिसाब से पूरक आहार भी अलग अलग होता है। देखिए उसके बाद कोऑर्डिनेशन, समन्वयकर्ता कैसे करना है, तो लोगों को जागरूक करना है, उत्पन्न करने हेतु ग्राम पंचायत प्रशासन की सहायता से प्राप्त करना है। शिशुओं को पोषण से जुड़े विभिन्न विभागों जैसे महिला बाल विकास, समाज कल्याण विभाग, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग से बातचीत कर पूरक आहार उपलब्ध करवाना है। समस्या की समाधान करता एवं अनुसरण करता, प्रॉब्लम सॉल्वर एंड फॉलो अप प्रोवाइडर, ठीक है, समस्या की अदा करता, प्रॉब्लम सॉल्वर एंड फॉलो अप प्रोवाइडर। पूरक आहार में आने वाली समस्याओं का समाधान करना, कठिनाइयों का पता लगाकर निवारण करना, समय समय पर माता को पूरक आहार के बारे में बताना, पूरक आहार संबंधी समस्याओं के लिए बच्चे को रेफर करना या पोषण विशेषज्ञ से सलाह लेना, शिशु के पोषक आहार का लगातार ध्यान रखना। तो ये कुछ हमारी समस्याएं का समाधान था।
जो कि हम प्रोवाइड कराएंगे किसको, जो आपका मेडिकल हेल्थ वर्कर होगा उसको, वो आपका ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और उसका फॉलोअप भी करेगा। फॉलोअप मतलब उसको बाद में चेक भी करता रहेगा कि वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच।